अपनी गाड़ी को उस कच्चे रास्ते पर मोड़ लेता है। तभी उसे रास्ते में एक मरा हुआ हिरन दिखता है और उसी दौरान उसकी गाड़ी आगे वाली गाड़ी से टकरा जाती है। दोनों गाड़ियों का भयानक एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन क्रिस किसी तरह बच जाता है। उस गाड़ी के मालिक अब क्रिस के पास आते हैं और उसकी हालत के बारे में पूछते हैं। क्रिस खुद को संभालते हुए अपनी गलती के लिए उनसे माफी मांगता है और नुकसान की भरपाई करने की बात करता है। साथ ही वो पूछता है कि उनकी गाड़ी रास्ते में क्यों रुकी। फ्रांसिन बताती है कि किसी ने रास्ते में कांटेदार तार बिछा रखा था, जिससे उनकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। उनके एक दोस्त सलाह देता है कि पास के गैस स्टेशन पर फोन करने के लिए जाया जाए, मगर क्रिस उन्हें वहां जाने से मना करता है। सब लोग अकेले जाने का फैसला करते हैं, लेकिन इवान और फ्रांसिन गाड़ियों की देखभाल के लिए रुक जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक मरा हुआ नेवला दिखता है, जो ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसे बीच से फाड़कर फेंक दिया हो। कुछ दूर चलने के बाद वो लोग जलती हुई गाड़ियों के टायर देखते हैं, जो खतरे का इशारा करते हैं। फिर भी क्रिस सबको आगे बढ़ने के लिए कहता है। उधर फ्रांसिन और इवान को पास की झाड़ियों में कुछ हलचल महसूस होती है। इवान जाकर देखने जाता है, लेकिन फ्रांसिन को उसका न दिखना चिंता में डाल देता है। वो उसे ढूंढने के लिए पीछे जाती है। चलते चलते उसे इवान का जूता दिखता है। पास जाने पर उसे इवान का कटा हुआ कान भी नजर आता है। ये देखकर वो फूट फूट कर रोने लगती है। तभी कोई शख्स उस पर हमला करके उसे मार देता है। अब हम बाकी बचे लोगों को रास्ते के आखिरी छोर पर देखते हैं। चारों लोग मदद के लिए आगे बढ़ते हैं। चलते चलते उन्हें एक घर दिखता है और वो मदद मांगने के लिए उसकी ओर जाते हैं। क्रिस वहाँ ढेर सारी गाड़ियाँ देखकर परेशान हो जाता है। वो मदद के लिए दरवाजा खटखटाता है। जल्दी ही उन्हें पता चलता है कि घर में कोई नहीं है। सब अंदर जाते हैं ताकि कोई मदद ढूंढ सके। वहाँ उन्हें एक डाइनिंग टेबल दिखता है, जो साफ बताता है कि इस घर को बरसों से साफ नहीं किया गया। पास में ही कुछ कांच के गिलास और गाड़ियों की चाबियां पड़ी मिलती है। क्रिस फ्रिज खोलता है और जो देखता है वो उसे दंग कर देता है। फ्रिज में इंसानी शरीर के अलग अलग टुकड़े रखे हैं। जेसी को वही कांटेदार तार दिखता है जिसने उसकी गाड़ी का टायर फाड़ा था। अब चारों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। तभी क्रिस खिड़की से झांकता है और बाहर एक गाड़ी आते देखता है। चारों पीछे के दरवाजे की ओर भागते हैं, मगर वो ताला बंद है। ये देखकर सब डर जाते हैं। उसी वक्त हत्यारा कमरे में दाखिल होता है और फ्रांसिन की लाश को यूं ही फेंक देता है। क्रिस और जेसी, जो पहले से ही डरे हुए हैं, फ्रांसिन की लाश देखकर और घबरा जाते हैं। वहाँ 3 नरभक्षी दिखते हैं, जो पहली बार फ्रांसिन की लाश को टेबल पर रखते हैं। वो अपने तेज धार वाले औजारों से उसकी लाश को काटने लगते हैं। ये खून खराबा देखकर जेसी चीखने वाली होती है, लेकिन स्कॉट फट से उसका मुंह दबा देता है। कुछ देर बाद वो नरभक्षी लाश खाकर गहरी नींद में सो जाते हैं। मौका देखकर सब चुपके से वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। तभी एक नरभक्षी की नजर उन पर पड़ती है। उसे देखते ही सब पीछे की तरफ भागने लगते हैं। नरभक्षी भी उनकी तलाश में वहाँ पहुँच जाते हैं। क्रिस चिल्लाते हुए उनका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है ताकि उनकी गाड़ी चुरा सके, मगर एक नरभक्षी उस पर गोली चला देता है, जिससे क्रिस गिर पड़ता है और उसे चोट लग जाती है। ये देखकर तीनों सदमे में आ जाते हैं। अब हम देखते हैं कि स्कॉट जंगल की ओर भागता है। उसे एक ट्रक दिखता है और वो उसकी तरफ बढ़ता है। तभी एक तीर आकर उसे चुभ जाता है। बाकी 3 लोग अपनी जान बचाकर भाग निकलते हैं। कुछ दूर जाकर उनका ट्रक कीचड़ में फंस जाता है। मजबूरी में उन्हें ट्रक छोड़ना पड़ता है। तीनों जंगल से निकलकर सड़क की ओर बढ़ते हैं और अपनी जान बचाते हैं। दिन धीरे धीरे शाम में बदल जाता है। उधर वो नरभक्षी तीनों की तलाश में शिकार पर निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ तीनों थककर एक जगह रुकते हैं और आराम करने लगते हैं। तभी कार्ली उन्हें ऊपर देखने के लिए कहती है। जैसे ही वो मुड़कर देखते हैं, उनके सामने एक वॉच टावर नजर आता है।